Hello students, today we are going to discuss another topic which is energy stored in a capacitor. आज हम लोग बात करेंगे कि किसी कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो अब जो बहुत जेन्युइन सा सवाल आना चाहिए दिमाग में कि कैपेसिटर में कैसे एनर्जी स्टोर हो गई। कैपेसिटर में तो चार्ज होता है, ठीक है, और दूसरा किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, C इक्वल टू क्यू बाई वी। और कैपेसिटेंस के लिए हमने एक फार्मूला ज्योमेट्री के टर्म्स में निकाल लिया था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। कुछ फार्मूले और हैं, मैं आपको F इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। ये सारे फार्मूलों से आप बहुत ही फेमिलियर होंगे, पहले से जानते होंगे। आज जो हमारा मकसद है वो ये पता करना है कि किसी भी कैपेसिटर में कितनी कैपेसिटी स्टोर है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर की बात कर रहे हैं वो दरअसल हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एनर्जी स्टोर करने का मतलब क्या है, चार्ज को हम स्टोर कर रहे हैं। तो चार्ज क्या है, चार्ज एक ऐसा मीडियम है जो एनर्जी को अरेस्ट करके रखता है। ये स्टेटमेंट मैं पिछले कई वीडियोस में दे चुका हूँ। कैसे करता है मैं फिर से एक रिकैप देता हूं आपको कि आप चार्ज लेकर आए, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, चार्ज इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक। आप कहीं से चार्ज लेकर आए, किसी सप्लाई से पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू आपने यहाँ इसको चार्ज दिया, इस प्लेट को। तो जब आप यहाँ पर चार्ज लेकर आए, मान लिया पहले ये प्लस लेकर आए, ठीक, ये कंडक्टिंग प्लेट थी। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इंड्यूस इफेक्ट के कारण इस पर माइनस चार्जेस आ जाएंगे और इसके फ्लो चार्ज जो प्लस चार्जेस थे वो फ्री चार्जेस थे, वो अर्थ में चले गए। ये बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि आप इसको चार्ज दे रहे हैं, आप ये चार्ज लेकर यहाँ पर आए, ठीक है। तो आप जब चार्ज लेकर आ रहे हैं तो आप वर्क डन कर रहे हैं। और वर्क डन कब हो रहा है, वर्क डन कब हो रहा है कि जब ये आप चार्ज यहाँ छोड़ गए तो इसने क्या किया, चार्ज के सराउंडिंग क्या होती है, कोई भी चार्ज है उसके सराउंडिंग स्पेस में क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब आप यहाँ चार्ज छोड़ गए, इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ बना ली, ओरिजिनेट कर ली। फिर जब आप कोई दूसरा चार्ज लेके इस फील्ड में घुसेंगे तो ये फील्ड जो है इस चार्ज की, इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी, क्योंकि दोनों का नेचर कैसा है, सेम टाइप ऑफ चार्जेस है। अब ये चार्ज आप, ये हमारे पास फील्ड है और ये चार्ज हम लेकर आ रहे हैं, ये फील्ड क्या कर रही है, इसको धक्का मार रही है। तो आप और धक्का मार रहे हैं, धक्का मार के आपने इसको यहाँ पर बैठा दिया, ठीक है। और ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ एनर्जी कहाँ से आ रही है, पहले समझिए फील्ड का कॉन्सेप्ट। क्योंकि फील्ड होगी, फोर्स लगेगा, फोर्स लग रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट करा देंगे, वर्क डन हो जाएगा, और वर्क डन ही एनर्जी होती है, ठीक। पोटेंशियल का फार्मूला आपने क्या पढ़ा, वर्क अपॉन चार्ज। यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जो काम है वही पोटेंशियल के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। यहाँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो इस चार्ज ने फील्ड सेटअप की, दूसरा चार्ज लाया, इसने इसको रिपेल किया, हमने धक्का मार के उसको ठूंस दिया, यहाँ पे रुक गया। फिर ये भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर लेंगे और ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। फिर हम कोई और चार्ज लाए तीसरा, वो फिर इसको, ये दोनों मिलकर उसको धक्का मारेंगे, एक से भले दो हुए, अब ये दोनों तीसरे वाले को धक्का मारेंगे, आने नहीं दे रहे। फिर हमने ताकत लगाई, फिर इसको हमने ऐसे एक्यूमुलेट कर दिया, इकट्ठा कर दिया। ऐसे ही ये प्रोसेस हम करते जा रहे हैं जब तक कि ये पूरा भर नहीं जा रहा है, ठीक। काम कर रहे हैं, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ला रहे हैं, इसको इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये क्या है, सारा भरता जा रहा है, टंकी क्या है, भरती जा रही है। और एक चीज आप पहले से जानते हैं कि जैसे जैसे चार्ज ग्रो होगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। और ये कौन सा पोटेंशियल है, वही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं। सपोज करिए ये हमारे पास एक डस्टर है, डस्टर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमने डस्टर ग्राउंड से उठाया, इस पर फोर्स कितना लग रहा है, mg, F इक्वल टू ma, a है एक्सेलरेशन, डी टू ग्रेविटी, तो ये हो गया mg। और इसको कोई हाइट पर ले गए, यानी mgh। mgh ही क्या है, हमारा वर्क डन। हमने इसको एक जगह से दूसरी जगह एक हाइट तक ले गए ग्राउंड से, इसका कुछ मास था, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा था,
और ये जो वर्क डन था ये अगेंस्ट द ग्रेविटी था, तो ये वर्क डन उसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। वो कौन सी एनर्जी होगी? वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इसको लाके हमने यहाँ रख दिया, ये यहीं रुका हुआ। तो क्या इसके पास एनर्जी नहीं है? हमारी एनर्जी का क्या हुआ? वो एनर्जी इसमें स्टोर है। इसको जैसे हल्का सा झटका मिलेगा ये नीचे भाग लेगा। भागा कि नहीं भागा? कि हमने वो नीचे लाने के लिए भी ताकत लगाई? नहीं लगाई। ऐसा ही यहाँ भी है कि जब हम चार्ज लेकर आ रहे हैं तो हम वर्क डन कर रहे हैं, और वो वर्क डन की जो है पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। अब यहाँ क्या है? बहुत सारी रिपलिंग है, ठीक। अब जब बहुत सारी रिपलिंग है तो इनको जैसे मौका मिलेगा, आप किसी एक्सटर्नल कंडक्टर से जैसे जोड़ेंगे सारे चार्ज भाग लेंगे। तो अब हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि ये जो एनर्जी है इसमें, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, वो कितनी है। तो अब सवाल ये उठेगा कि एनर्जी को हम किस, ये जो फार्मूला डराइव करने वाले हैं वो किस टर्म में करें। तो हमारा मकसद यही रहेगा कि जो हम क्वांटिटीज को आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वी आर फैमिलियर विद द टर्म्स, उन्हीं से हम काम चलाएं। जैसे हम कैपेसिटेंस के बारे में जानते हैं, हम चार्ज के बारे में भी समझते हैं, हम पोटेंशियल के बारे में भी समझते हैं। चार्ज को थोड़ा नापना कठिन है क्योंकि चार्ज को मेजर करने के लिए ऐसा कोई मीटर नहीं बना है, लेकिन जब आप कैपेसिटर को कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे तो कैपेसिटेंस तो आप निकाल ही सकते हैं, क्योंकि आपको उनके प्लेट का एरिया पता होगा, उनके प्लेट का सेपरेशन भी पता होगा, डी की वैल्यू, और एप्सिलॉन नॉट उस मीडियम का परमिटिविटी है, कांस्टेंट है, जहां उस मीडियम में आपने उस कैपेसिटर को रखा। तो सी की वैल्यू निकालना बड़ा बड़ा आसान है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? हमारा सारा फोकस है वर्क डन पे। तो मान लिया किसी इंस्टेंट पर हमने इसको कोई चार्ज दिया, स्मॉल चार्ज दिया, पहले वाले को हमने कह दिया डी क्यू, ठीक है। जैसे ही चार्ज दिया इसके पास एक पोटेंशियल ग्रुप हो गया, उस पोटेंशियल की वैल्यू थी V। अब स्मॉल चार्ज देने में किया गया स्मॉल वर्क डन dW क्या हो जाएगा हमारे पास? W का फार्मूला आप पढ़िए, यहां से निकालिए, Q इंटू V। तो हमारे पास dW क्या हो जाएगा? Q इंटू V। Q मतलब स्मॉल चार्ज, V इंटू DQ। इस तरीके से हम सारे चार्जेस ले आए। तो हमारा नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या हुआ? तो आप कहेंगे सर हम इसको चलिए इंटीग्रेट कर दें। अब इंटीग्रेट करते समय दिमाग में प्रॉब्लम आ रही होगी आपको कि इसमें जो ये V है इंटीग्रेशन साइन के अंदर, क्या ये भी इंटीग्रेशन में जाएगा या V की वैल्यू चार्ज पर डिपेंडेंट है? बिल्कुल V की वैल्यू चार्ज पर डिपेंडेंट है। चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? V की वैल्यू Q के टर्म में लेकर आते हैं। V की वैल्यू Q के टर्म में क्या हो जाएगी? सोचिए, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV, और V की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? Q बाई C। तो हमने यहाँ पर Q बाई C रख दिया, और टोटल वर्क डन dW हमारा है W। समझिए, ये V की वैल्यू हमने रख दी क्योंकि V की वैल्यू Q पर निर्भर कर रही थी, इसलिए अभी हमने क्या किया, उसको लिख लिया dQ। अब C क्या है? C एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, पुराना आपको याद होगा, Q इक्वल टू CV, जो कैपेसिटेंस था तो C की वैल्यू Q बाई V आ गई थी। यानी C जो है उस पर्टिकुलर कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो फिक्स है, कांस्टेंट है। तो इसका इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन होगा Q dQ। अब मैथ में जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो ये फार्मूला याद रख ले कि इंटीग्रेशन ओवर x dx होता है x स्क्वायर अपॉन 2। सही है ना? तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2। तो ये सिंपल सा फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। x की जगह पर q है, dx की जगह पर dq है, तो यहाँ हो जाएगा q स्क्वायर, सॉरी ये 1 अपॉन c है, और ये हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हाफ q स्क्वायर बाई c। ये वर्क डन ही क्या है? उसकी एनर्जी है। एनर्जी के लिए हमने सिंबल U ले लिया। ये एनर्जी उसमें किसी कैपेसिटर में स्टोर हो रही। अब इसके हम एक दो फार्मूले और बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? चलिए इस बात पे चर्चा करते हैं। Q की वैल्यू हम जानते हैं, मैं इधर का मिटा रहा हूँ।
क्यू की वैल्यू आपके पास बोर्ड पे लिखी है, CV होती है, यहाँ पर रखते हैं। चलिए तब U का फार्मूला क्या हो जाएगा, क्यू की जगह पे CV रखिए, हाफ CV रखेंगे तो C² V² अपॉन C। क्यू इक्वल टू CV रखा, स्क्वायर हो गया, ये वैल्यू रखी तो C कट गया, क्या वैल्यू मिल गई, हाफ CV²। यानी U का एक फार्मूला क्या आ गया, हाफ CV²। ठीक, एक फार्मूला और रख सकते हैं, कैसे, हम क्या करते हैं, यहां पर एक V बाहर ले लेते हैं, यहीं पर हाफ CV और V एक अलग कर लेते हैं, दो पावर है अलग अलग हमने कर लिया। Q इक्वल क्या है, CV, हमने Q की वैल्यू रख दी हाफ QV। तो हमारे पास तीन तरीके के फार्मूला आ गए, हाफ CV², हाफ QV और हाफ Q²/C। तो अब सवाल ये उठ रहा होगा कि प्रैक्टिकली हमें इन तीन फार्मूलों में किसको अप्लाई करना चाहिए। देखिए, दीज आर इंटर रिलेशंस बिटवीन दीज थ्री क्वांटिटी Q, V एंड C। तो कोई भी आप फार्मूला रखिए, लेकिन यहाँ पर जो कन्वीनियंट है यूज करना वो फार्मूला है CV। क्यों, क्योंकि C के बारे में आप यहाँ से जान जाएंगे, जो भी कैपेसिटर यूज कर रहे हैं उसकी कैपेसिटेंस आपको पता हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको उसके डायमेंशन यानी एरिया और प्लेट का सेपरेशन D पता है, ठीक, और पोटेंशियल जो आप दे रहे हैं वो आपको पता है। तो वहां से एनर्जी की कैलकुलेशन करना बहुत आसान है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है। क्यू के बारे में, क्यू को नापना, उसके लिए कोई मीटर होना चाहिए, वो हमारे पास फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। ठीक, तो अब इसकी यूनिट क्या होगी भैया, एनर्जी की यूनिट होती है जूल। तो हर जगह क्या लिख देंगे आप, जूल। अब एक दिमाग में सवाल आएगा कि ये कैपेसिटर में ये एनर्जी होती कहां पर, मतलब अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो ये कहां होगी, उन प्लेट पर जहां चार्ज एक्यूमुलेट हुआ वहां होगी एनर्जी क्या। ये एक बेसिक सा सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि जो आपने एनर्जी दी है, जो एनर्जी है इसके पास ड्यू टू चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, वो कहाँ है एनर्जी, वो इस प्लेट पर है, इस प्लेट पर है, या ये जो कंडक्टिंग वायर जुड़ा है इस प्लेट पर है, कहां पर है, जहां चार्ज इकट्ठा है वहां एनर्जी है। तो वो इसका जवाब है एनर्जी वहां है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स नहीं लग सकता, और फोर्स नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वही एनर्जी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट करेगी, अगर इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है तो देखिए प्लस से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी और माइनस में टर्मिनेट होंगी, ये कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा, तो फील्ड कहाँ एग्जिस्ट करेगी, इसका सेपरेशन D। फील्ड एग्जिस्ट करेगी उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, उस स्पेस में जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में है। तो अब उस बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही एनर्जी होगी। अब सवाल उठेगा बीच में कहां पर, यहाँ है, यहाँ। तो ये तो बेटा एक कॉन्सेप्ट है, इसको किसी ने देखा नहीं कि एक पर्टिकुलर यहीं पर है एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड सब में है, इसलिए वो होती रहेगी, ठीक, हर जगह होगी, वो एग्जिस्ट करेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होगी वही एनर्जी होगी उस कैपेसिटर की, ठीक। अब सवाल ये उठेगा कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटर है उसका तो खैर डायमेंशन हमें पता ही है, वॉल्यूम भी पता लगा लेंगे, एनर्जी भी पता है हमको। तो क्या हम एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हैं, किसी भी कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी है उसकी एनर्जी डेंसिटी क्या होगी। तो आप हमेशा एक चीज याद रखिए, डेंसिटी निकालने का मतलब है कि हम किसी चीज को वॉल्यूम से डिवाइड करना है, ठीक। तो हमने एनर्जी के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने U का फॉर्मूला लिया, U कैपिटल बनाया था, एनर्जी डेंसिटी के लिए हम स्मॉल ले लेना है, यानी कैपेसिटर की जो एनर्जी है उसको डिवाइड कर दें वॉल्यूम से, तो जो चीज बनेगी वो कहलाएगी एनर्जी डेंसिटी, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
तो हमने अगर मान लिया कोई एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास कोई कैपेसिटर है, उसकी एनर्जी है 100 जूल, ठीक, उसकी एनर्जी है 100 जूल और उसका वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब, जो भी हो, वो अभी यूनिट में नहीं जा रहे हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी, हर एक वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होगी, छोटी छोटी चीजों से मिलके बनेगा पूरा वॉल्यूम। तो हम कहेंगे एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कितना आ जाएगा भैया 10। तो दिस विल बी द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हम इस कैपेसिटर की एनर्जी को निकालना चाहते हैं, एनर्जी डेंसिटी को। तो हम एनर्जी को क्या करें, वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। अभी अभी हमने एनर्जी कितनी निकाली, हाफ सी वी स्क्वायर, और वॉल्यूम के लिए हम एक ऐसा सिंबल बना ले रहे हैं, V है, V रिप्रेजेंट द वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर ये V जो है पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट कर रहा है, पोटेंशियल को, और ये कर रहा है वॉल्यूम को। अब वॉल्यूम की अगर बात कर रहे हैं तो जो हम फार्मूला खोलें, जो हम इस फार्मूले को ओपन करें, उसमें फार्मूले को ओपन करते समय एक चीज याद रखें कि हम उस फार्मूले की डायमेंशन इन्वॉल्वमेंट देखें, उस फार्मूले में डायमेंशन है कि नहीं है। तो हम ये जानते हैं सी का फार्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, ये देखिए आपके सामने लिखा है, हाफ ले लीजिए, सी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये हो गया आपका फार्मूला, ठीक। वी का फार्मूला आप जानते ही, ई इंटू डी। लास्ट लेक्चर में हमने बताया भी था कि जो पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस से कैसे रिलेट होता है, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट में भी बताया था आपको। तो हम v की जगह पे क्या लिख सकते हैं, E इंटू डी, लिख दिया। अब वॉल्यूम में आ जाइए, वॉल्यूम का मतलब क्या है, दिया, ये स्क्वायर लग गया इसका, ठीक। अब वापस आ जाइए वॉल्यूम में, हमने कहा कि ये कैपेसिटर है, इसके बीच में ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे भरा हुआ है, ठीक। तो किसका वॉल्यूम, इसका, इस स्पेस का, ठीक। तो ये एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो ए इंटू डी हो जाएगा वॉल्यूम, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। देखिए बहुत सारी कैलकुलेशंस बहुत इजी हो गई, बहुत कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। सबसे पहले क्या कैंसिल हो रहा है, ए कैंसिल हो रहा है, ठीक है। डी स्क्वायर भी मेरे ख्याल से चला जाएगा, डी इंटू डी, और ये डी स्क्वायर बचेगा केवल ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी। हमने अभी भी एक स्टेटमेंट दी थी, हमने क्या कहा था कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही एनर्जी होगी। तो क्या उस फार्मूले को हम डिराइव कर सकते हैं जो ये बता दे कि हाँ यही इलेक्ट्रिक फील्ड ही एनर्जी है। तो वो फार्मूला ये है एनर्जी डेंसिटी का, ये बता रही है कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में डिपेंडेंट है। कैसे कैसे डिपेंडेंट है, देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या है, उस मीडियम का कांस्टेंट है, परमिटिविटी है उस मीडियम की, वो फिक्स है। एयर रख रहे हैं या कोई भी मीडियम हो उसके अंदर, वो फिक्स हो जाती है। 2 ऑलरेडी एक नंबर है, तो एनर्जी डेंसिटी किस बात पे डिपेंड कर रही है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ई के बिना फोर्स नहीं लगेगा, ठीक। और फोर्स लगने के लिए क्यों होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्यों होना चाहिए। तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी एनर्जी आपको कभी मिलेगी नहीं। तो जो एक दिमाग में सवाल जेन्युइन सा आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट होगी, वो यही बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इकट्ठा होगी, जो वो वॉल्यूम है वही इकट्ठा होगी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो टोटल एनर्जी है, अब हमारे पास एक कैपेसिटर तो होगा नहीं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि क्या पॉसिबल कनेक्शंस हैं कैपेसिटर्स के, एक सीरीज देखा और एक पैरेलल देखा। तो हम सीरीज और पैरेलल की ग्रुपिंग में एनर्जी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, उस समय कैपेसिटर की एनर्जी क्या होगी, यानी टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। अब ग्रुपिंग तो 2 तरीके से कर सकते हैं, वो 3 तरीके भी हैं, लेकिन अभी हम 2 तरीके की बात करते हैं, एक सीरीज और एक
पैरेलल। तो सीरीज में आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना निकालते थे? मान लिया हमारे पास 3-4 ऐसे हुए कनेक्शन, C1, C2, C3, तो आप इसको रिप्लेस कर देते थे एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर से जिसका कैपेसिटेंस होता था CS। जिन्होंने ये समझना है वो लास्ट लेक्चर जरूर देखें। तो हमने कहा था 1/CS की वैल्यू कितनी आती थी? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर n लगे हुए हैं तो ऐसे ही आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो हम टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितनी निकालना चाहते हैं इन सीरीज ग्रुपिंग में हम टोटल एनर्जी किसी कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन में कितनी एग्जिस्ट करती है। तो टोटल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? अब सवाल ये उठेगा हम उन 3 में से फार्मूले कौन से लगाएं। तो बेटा ध्यान रखो कि जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलता है वो 1/में होता है। तो एनर्जी का ऐसा फार्मूला ढूंढो जिसमें C/में आए 3 फार्मूले में से। तो उसमें आया था एक फार्मूला 12Q²/C। आपका काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/C की वैल्यू आपको पता है। C की जगह पे हमने CS रख दिया। CS क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, तो आप रख डालिए वैल्यू 12Q²। CS की वैल्यू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर 3 है, अगर n है तो प्लस डैश 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 मल्टीप्लाई करिए 12Q²/C1 प्लस 12Q²/C2 प्लस 12Q²/C3। 3 के लिए बता रहे हैं। ऐसे करते करते आप बहुत कुछ कर सकते हैं। प्लस डैश 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 कहिए हम और n ले लें, ये लीजिए डैश डैश लगा दिया, प्लस डैश 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 लग जाएगा। अब देखिए ये क्या था? ये एनर्जी थी एक इंडिविजुअल कैपेसिटर की, यानी पहले कैपेसिटर की एनर्जी प्लस दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी, तीसरे कैपेसिटर की एनर्जी, यानी उन सबको अगर ऐड करते चले जाएं तो हमें टोटल स्टोर्ड एनर्जी मिल जाएगी। यानी ए टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल energies stored in respective capacitors। हर एक में कितनी कितनी एनर्जी स्टोर्ड है उनको सबको हम ऐड करते चले जाएं तो जो चीज मिलेगी वो हमारी टोटल एनर्जी होगी। ये तो बात हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन की। ऐसे ही हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लें। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? इस तरीके से हमने देखा था, सबकी एक प्लेट दूसरी प्लेट सेम पोटेंशियल से होती थी। मैं ऐसे रफली बना रहा हूं 3 के लिए C1 C2 C3। तो यही फार्मूला लगेगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। लेकिन अब याद रखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल कैपेसिटेंस होता था C, P लगा देते हैं चलिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का समेशन होता था। तो हम U का वो फार्मूला देखें जिसमें C डायरेक्ट आ रहा हो। पहले सीरीज में हमारे पास अपान में था फार्मूला, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/में आता था। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हैं वो न्यूमरेटर में है, सीधा सीधा समेशन है। तो एनर्जी डेंसिटी का हम वो फार्मूला ढूंढें जिसमें डायरेक्ट C आता हो। तो हमने देखा 12CV²। आप लेक्चर को थोड़ा रिवाइंड करके देखिएगा, 3 हमने निकाले हैं, ठीक है? उसमें 12CV² भी आपको मिल जाएगा। C का मतलब यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CP से है। आप यहाँ V² रोक लीजिए, CP की वैल्यू रख दीजिए। अगर मान लिया N लगे हुए हैं तो डैश 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 चलता चला जाएगा, ठीक है? तो हम वहां तक नहीं जा रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करिए 12C1V², 12C2V², 12C3V² एंड सो ऑन। तो ये देखिए ये क्या है? ये इंडिविजुअल कैपेसिटर की एनर्जी, यानी ये पहले वाले की, ये दूसरे वाले की, ये तीसरे वाले की, और सभी कहाँ जा रहे हैं? समेशन में, यानी सबको जोड़ रहे हैं। तो यहां भी क्या है? जो टोटल एनर्जी है वो सम ऑफ इंडिविजुअल स्टोर्ड एनर्जीज है। एनर्जी
इन रेस्पेक्टिव कैपेसिटर्स। तो जितने भी हमने कैपेसिटर लिए सबकी इंडिविजुअल एनर्जीज को अगर हम सम कर दें तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन हो, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो। अब एक दिमाग में खुराफाती सवाल भी आना चाहिए कि ठीक है ये सारी चीजें सही हैं, सर ने एनर्जी वगैरह निकलवा दिया है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था और ये सर ने कहा कि आप प्लस चार्ज लाते हैं, वर्क डन करते हैं, इसलिए इसके पास एनर्जी आ जाती है, और वो एनर्जी किस वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट कर रही थी, इन प्लेट के बीच में। अब कोई खुरापाती लड़का है, मान लिया बहुत बड़ा पैरेलल कैपेसिटर है, और वो कहे कि हम इस कैपेसिटर के बीच में खड़े होंगे, वो कह रहा है कि हम यहाँ खड़े होंगे, ठीक। तो अब सवाल ये उठता है, क्या वो अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है कि नहीं लगाती है, तो इसके बीच में जब ये लड़का खड़ा हो जाएगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अफेक्ट करेगी, या आपने मान लिया अपना हाथ यहाँ घुसेड़ दिया। सोचिए इस बारे में कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने अपना ऐसे हाथ कर दिया तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसे इफेक्ट करेगी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा लगाती है फोर्स ड्यू टू चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से हमको इफेक्ट कर सकती है। पहला तरीका है कि वो फोर्स लगाए बाय फील्ड और बाय कांटेक्ट, बाय फील्ड बाय कांटेक्ट। कौन, फोर्स बाय फील्ड या फोर्स बाय कांटेक्ट। अभी हम इनमें से किसी प्लेट को छू नहीं रहे हैं, हमने सिंपली अपना हाथ घुसेड़ दिया या हम जाके ऐसे खड़े हो गए, ठीक। तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस तो निकल ही रही हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस तो खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि चार्ज में तो फील्ड होगा। तो जो ये हमारा हाथ है, हम भी क्या है, वी आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि जो हमारी बॉडी बनी उसमें मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स में एटम्स हैं, और एटम्स का क्या अरेंजमेंट है भाई, उसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है, यही सारा तामझाम है। तो हमारी बॉडी का चार्ज कितना है, हमारी बॉडी के जो मॉलिक्यूल है उनमें जो एटम है उनमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, यानी जो हमारी बॉडी है वो चार्ज न्यूट्रल है। हमारी बॉडी का टोटल चार्ज कितना है, नेट चार्ज 0 है। कैसे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन है, ठीक। हाँ, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है। तो होगा क्या, जब हमने हाथ यहाँ रखा तो फील्ड फोर्स लगाएगी, प्लस वालों को एक तरफ घसीटेगी, माइनस वालों को एक तरफ घसीटेगी, ठीक। लेकिन क्या ये हाथ इधर उधर हो जाएगा या हमें कोई शॉक लगेगा, हमें कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगेंगे और रिजल्ट क्या होगा, 0। कैसे, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तो हमारी बॉडी का जो चार्ज हो गया 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो हम चाहे हाथ करें, उंगली करें, या पूरा का पूरा शरीर वहां खड़ा कर दें, हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब एक और सवाल सोच लो, शरारत वाला, उंगली कर दें, चलो इसको छू लें हम, तब क्या होगा। तो बात होती है करंट की, शॉक की। देखिए हमेशा ये समझिएगा, शॉक कब लगता है, जब करंट फ्लो करती है। पोटेंशियल की वजह से आपको कभी शॉक नहीं लगता। जैसे एक तार है, इसमें जो है 11,000 वोल्ट की लाइन है, तुम पकड़ के लटक जाओ, लटके रहो, तुम्हें करंट लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि चार्ज अभी तक तुम्हारी बॉडी में रुके हुए हैं। जब तक चार्ज फ्लो नहीं करेगा, और चार्ज फ्लो करेगा तो करंट कॉन्स्टिट्यूट होगी, और चार्ज को फ्लो करने के लिए क्लोज्ड पाथ चाहिए। तुम तो हवा में लटके हो, ठीक है, और दोनों हाथ तुम्हारे इक्वल पोटेंशियल पर है, यानी इस हाथ में भी 11,000 वोल्ट, इस हाथ में भी 11,000 वोल्ट, छाती पर भी 11,000 वोल्ट, पैर पे भी 11,000 वोल्ट, कमर में भी 11,000 वोल्ट, मतलब होल बॉडी पर सेम पोटेंशियल। तो आपको करंट नहीं लगेगा। कब लगेगा करंट, जब आप जमीन को छू लेंगे। क्यों, क्योंकि जमीन का पोटेंशियल क्या हो गया, अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, 0, पता है ना।
और चार्ज हमेशा करंट कहां से फ्लो करती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो ये हायर पोटेंशियल हो गया और ये लोअर पोटेंशियल होगा। जैसे पाथ पूरा होगा धमाका हो जाएगा, स्वाहा हो जाओगे, जो ये लटके पड़े हो रंगबाजी में स्वाहा हो जाओगे। अब चलो कैप्स्टर पे चलते हैं। कैप्स्टर में उंगली करनी है ना, चलिए उंगली करते हैं कैप्स्टर। देखिए कोई हमारे पास नंगा तार है या हमारे पास प्लग है, हमने इसको छुआ इसे, ठीक, तो हमारी बॉडी में क्या है, प्रोटॉन जितने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन है। और ये कोई चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी मान लिया प्लस चार्ज वाली है। इस चार्ज को हम लेके आए और इसमें उंगली कर रहे हैं, इसमें प्लस चार्ज है। तो ये जो प्लस चार्ज है और हमारी बॉडी में जो प्रोटॉन है, ये इसको क्या करेंगे, धकेलेंगे, ठीक है। और इसका पोटेंशियल मान लिया और बढ़ा रहे हैं, इसके पास और प्लस चार्ज है, तो जितने हमारी बॉडी में प्रोटॉन है वो इसके द्वारा ढकेले जाएंगे, ढकेले जाएंगे, ढकेले जाएंगे और धीरे धीरे चार्ज फ्लो करने लगेगा। और जहीं से चार्ज फ्लो करेगा हमको झटका लगेगा। तो झटका कौन मारता है, झटका क्या करंट मारती है, शॉक जिसको कहते हैं इंग्लिश में। शॉक करंट मारती है, नहीं, शॉक मारते हैं हम खुद अपने आप को। ये तो एक विचित्र फिजिक्स हो जाएगी कि हम ही झटका मार रहे हैं अपने आप को। होता क्या है कि हमारी बॉडी में ढेर सारे न्यूरॉन्स हैं और न्यूरॉन्स किस बेसिस पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। हमारी बॉडी में भी एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है जिसकी वैल्यू बहुत माइन्यूट होती है, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की। जैसे हमने हाथ को ऐसे चलाना है या ऐसे चलाना है या डांस करना है, ऋतिक रोशन वाला दिल में मेरे दर्द डिस्को, वो तो शाहरुख खान वाला है। तो ये जो मसल एक्टिविटी है ये कौन कंट्रोल करता है, ये हमारे न्यूरॉन्स, बहुत बिलियंस उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूरॉन्स, ये सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल फ्लो कराते हैं, एक करंट फ्लो कराती है जो हमारी बॉडी को सिग्नल देती है कि तुम्हें ये करना है, ठीक है। तो होता क्या है, जब हम किसी करंट कैरिंग वायर को छूते हैं, हम भी कंडक्टर हैं, तो वो करंट जो है हमारी बॉडी में वो चार्जेस क्या करने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। जब वो हमारी बॉडी में घुसेंगे तो जो हमारे दिमाग का जो सिस्टम है जो वो करंट फ्लो करा रहा है उससे तो बाहर वाली करंट ज़्यादा ही है, तो वो क्या करेंगे, वो फ्लडेड हो जाएंगे, ओवर फ्लडेड हो जाएंगे और वो हमारे अंदर के जो सिस्टम की करंट है उसको खराब कर देंगे। यानी जो सिग्नलिंग वो मसल कंट्रोल के लिए दे रहा था वो दिमाग सही से नहीं दे पाएगा। अब किसी आदमी ने तार छुआ, झटका लगा, पीछे हट गया, करंट ने झटका नहीं मारा। हुआ क्या था कि जैसे आपने उसको छुआ, आपके ब्रेन ने आपको एक सिग्नल दिया कि तुम गलत जगह उंगली कर रहे हो, तुरंत अपने शरीर को पीछे हटाओ, नहीं तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी, तुम मर जाओगे इस करंट की वजह से। तो दिमाग ने सिग्नल बहुत तेजी से दौड़ाया और पूरी ताकत से तुम हाथ हटाते हो। करंट तुम्हें धक्का नहीं मारती है, तुम अपनी बॉडी को खुद धक्का मारते हो, बहुत ताकत से मारते हो। उस समय एक्सट्रीम ताकत होती है तुम्हारे पास, लेकिन चिपकोगे कब, आपने छू लिया। तो जब सिग्नल दिमाग ने यहाँ तक पहुँचाना शुरू किया इस उंगली तक कि तुम ये उंगली पीछे हटाओ नहीं तो मर जाओगे, तो ये जो सिग्नल आ रहा था और साथ ही साथ बाहर वाली करंट भी आ रही थी, उसका एक्सटेंट ज़्यादा है। वो क्या करेगा, जो तुम्हारा सिग्नल ब्रेन से यहाँ तक आना चाहिए उसको इंटरप्ट कर देगा, तुम्हारा सिग्नल यहाँ तक आएगा ही नहीं, तुम समझ ही नहीं पाओगे कि ये उंगली हमको हटानी है। तो उस दशा में क्या होगा, तुम उस वायर से चिपके रहोगे और अंत में क्या होगा, ब्रेन डेड हो जाओगे और मर जाओगे। तो इलेक्ट्रिक करंट शॉक नहीं लगाती है, शॉक हमारा ब्रेन लगाता है हमको, जिससे हम पूरी ताकत से अपने आप को पीछे ढकेलते हैं, ठीक। तो टचिंग का कॉन्सेप्ट समझिए। तो व्हाट इज मोर डेंजरस फॉर ए मैन, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल करंट? ऑब्वियसली करंट इज मोर डेंजरस, ठीक है। मोर क्या, वही डेंजरस है। पोटेंशियल की वजह से कभी हमें शॉक नहीं लगता, करंट की वजह से लगता है, ठीक है। तो जब आप छुएंगे किसी पॉजिटिव प्लेट को तो हमारी बॉडी के जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो जो सेम टाइप ऑफ चार्जेस हैं वो रिपेल करेंगे, धक्का मारते जाएंगे, मारते 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 हम ग्राउंड पे खड़े हैं, एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, हमें करंट लगने लगेगा, बस डिस्को चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे चार्जेस को लाने से हम एनर्जी स्टोर करते हैं और उस एनर्जी का हम हर जगह उपयोग करेंगे। आगे और देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये फिजिक्स समझ में आ रही होगी। डेरिवेशन तो बहुत स्मॉल है,
डेरिवेशन बहुत लंबे नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टे फोकस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट रादर टू मेमोराइज ऑल द थिंग्स, जस्ट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन द कॉन्सेप्ट। ठीक है, सोचने का जो तरीका है उसको थोड़ा ब्रॉड करिए, अच्छी किताबें पढ़िए। थैंक यू।